19 जुलाई 2026 होने जा रहा है फीफा का महामुकाबला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम 2026 19 जुलाई। इंडिया में फीफा के इतने फैंस हैं, फुटबॉल के इतने फैंस हैं कि मत पूछिए, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक से एक फैंस है, पागल पागल फैंस है, दीवाने दीवाने फैंस हैं। और अब हमारे फैंस जितने हैं वो ये भी चाहते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप इंडिया आ जाए, यानी कि भारत की सरकार फीफा वर्ल्ड कप कराए, और वो भी इंडिया में। सच पूछिए, अगर कल भारत की सरकार ये कह दे कि फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है, कसम से भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा यार। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे खुश हो जाना चाहिए, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूं भारत की सरकार से कि कृपया भगवान के लिए ये गलती तो मत ही कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन फीफा इंडिया आया, भारत की बर्बादी का काउंटडाउन उसी दिन से शुरू। कैसे? आप तो बोलेंगे, मेरे फैंस बोलेंगे, प्यारे भाई लोग बोलेंगे, अरे भाई फीफा वर्ल्ड कप का मैच होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, स्टेडियम बनेगा, और क्या मालूम अपना जो स्पोर्ट्स का लेवल है ना भाई, हाई हो जाएगा, हाई टॉप पे चला जाएगा। और तुमको क्या मालूम सौरभ समीर, तुमको क्या मालूम यार। हाँ, मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो इतना ही मालूम है कि बात सही है। जिस देश ने फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया, अपने पास होस्ट कराया, उसके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा, स्टेडियम बनेंगे, और तो लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैच जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन फीफा अपना सारा रेवेन्यू और कप लेकर अपने घर वापस स्विट्जरलैंड चला जाएगा, उस दिन तुम्हारे पास क्या बचेगा? खाली कटोरा। लो जा, सड़क के किनारे, मंदिर के पास, चौखट के पास, मस्जिद, दरगाह के बाहर बैठ जाना, चिल्लाना, दे दे बाबा कुछ तो दे दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फीफा का वो काला सच जो किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जी हां दोस्तों, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात करने जा रहा हूं द विनर्स कर्स के बारे में। क्या है ऑक्शन थ्योरी और क्या है विनर्स कर्स? तो मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है और मुझे इस मार्कर की नीलामी करनी है। अब जब मैं इस मार्कर की नीलामी करने के लिए बाजार में उतरूंगा तो मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मान लेते हैं कि इस मार्कर का जो मूल्य है वो है 50 रुपए। अब बोली लगानी शुरू। सबसे पहले 70 रुपए, 70 रुपए एक, 70 रुपए दो, 90 रुपए, 90 रुपए एक, 90 रुपए दो, 110, 110 रुपए एक, 110 रुपए दो। अलग अलग लोग बैठे हैं, अलग अलग बोली लग रही है। अब इस पूरी श्रृंखला में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उत्साहित होगा वो कहेगा 150, 150 एक, 150 दो, मार्कर सोल्ड। अब वो विनर है इस नीलामी का, इस ऑक्शन का, वो विनर है, वो जीत गया। आपको नहीं लगता? वो जीत गया ना, उसने ऑक्शन जीत लिया। लेकिन ठीक अगले ही पल उसे इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि उसने 50 रुपए के मार्कर के लिए 150 रुपए दे दिया। भाई 150 रुपए दे दिया। ये एहसास को कहा जाता है द विनर्स कर्स। तो ठीक ऐसा ही होता है फीफा वर्ल्ड कप में। यानी जो कंट्री फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री बनती है, यानी होस्ट नेशन बनती है, उसको करनी पड़ती है बिडिंग, जीतनी पड़ती है बिडिंग। और ये बिडिंग भी ठीक वैसा ही है। देश को लगता है कि उसके पास कई एफडीआई आएंगे, उसका एक रुतबा बनेगा ग्लोबल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और उसे लगेगा कि उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है हकीकत में। और ये हकीकत में ये पूरा फीफा वर्ल्ड कप का मैच बन के रह जाता है एक विनर्स कर्स। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, जी हाँ, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने ऑर्गेनाइज किया? कतर ने। कतर ने ये बिडिंग जीतने के लिए $220 बिलियन खर्च किए, पानी की तरह पैसा उड़ाया। उसने 7 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्टेडियम बना दिए, सड़कें बनाई, मेट्रो बिछा दिया, पूरा का पूरा शहर बसा दिया। $220 बिलियन पानी की तरह खर्च किए, और बदले में रिटर्न कितना मिला? एज अ रेवेन्यू $7.5 बिलियन। वाह,
इन्वेस्ट किया $220 बिलियन, रिटर्न आया $7.5 बिलियन। और उसके बाद जब मैच खत्म हो गया और फीफा बैक टू स्विट्जरलैंड चला गया, उसके बाद कतर के लोग उन्हीं बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मिलियन डॉलर खर्च करके हर साल सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिव कुछ हो नहीं रहा। इसे ही कहते हैं विनर्स कर्स। जब उसने बिडिंग जीता तो उसे तो फील हुआ है कि वो तो विनर है, लेकिन आज समझ में आ रहा होगा कतर को कि ये कितना मुश्किल है, क्योंकि जो चीजें दिखती है वो चीजें होती नहीं। कतर का $220 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और $7.5 बिलियन का रिटर्न, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि यह विनर्स कर्स है क्या। तो अब आप बोलेंगे कि साल 2026 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये 3 देश आपस में मिल करके फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो फिर कहेगा विनर्स कर्स। असली खेल तो यही छिपा है। कैसे बताता हूं। 1930 में शुरू हुआ फीफा वर्ल्ड कप का इतिहास आज किस पोजीशन पे पहुंच गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। लाखों दीवाने हैं इस खेल के। तो फीफा ने क्या किया, 32 टीम की जगह 48 टीम को एंट्री मिली। 64 मैचेस की जगह 104 मैचेस खेले गए, यानी कि सीधा सीधा डबल। तो अब आप समझ लीजिए कि इतने सारे दर्शक, फैंस, टूरिस्ट, ट्रैवलर्स सब पहुंचे इन तीनों देश में। यानी कि कनाडा में एक शहर में उनके शहर का बजट $380 मिलियन ऊपर उठ गया। अमेरिका में कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिनको मेंटेन करने के लिए $1 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च किए गए। मास मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, इन सब चीजों का पैसा कौन बियर कर रहा है? कौन ये खर्च उठा रहा है? फीफा? ना 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 ना, ये खर्च उठा रहा है होस्ट नेशन। सुन के शौक लगाना, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना मेगा इवेंट, इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट, खर्च कौन उठा रहा है? टैक्स पेयर्स, गवर्नमेंट। किस लालसा में? फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर सॉफ्ट पावर, एक झूठी चमक दमक और शान के लिए। और इस पूरे इवेंट में बहुत आहिस्ते और आराम से अपने हाथ को साफ करते हुए ब्रॉडकास्टिंग से पैसा कौन कमा रहा है? फीफा। टीवी ब्रॉडकास्ट से पैसा कौन कमा रहा है? फीफा। एडवर्टीजमेंट से पैसा कौन कमा रहा है? फीफा। स्पॉन्सरशिप से पैसा कौन कमा रहा है? फीफा। टिकट से पैसा कौन कमा रहा है? फीफा। और इन सब में होस्ट नेशन को कितना शेयर मिलता है? नील बटे सन्नाटा। तो 19 जुलाई 2026 को होने वाले महामुकाबले में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच उस मैदान में चाहे जो भी जीते, जो भी हारे, पर मैदान के बाहर हमेशा विन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फीफा। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं है, यह अरबों डॉलर का एक इकोनॉमिक दाव है, एक सट्टा है। कुछ देश अपने नेशनल ब्रांडिंग और विकास के अवसर पा जरूर सकते हैं, लेकिन अधिक देशों के लिए यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ, कर्ज, अधूरे वादे, सपने, इन्हीं से भरी कहानी बन के रह जाती है। सवाल यह नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, सवाल यह है कि फीफा वर्ल्ड कप होने के लिए किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट, निवेश का मैच के बाद क्या, वर्ल्ड कप के बाद क्या। आज अगर इंडिया फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराती है तो हमें 14 से 15 ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्टेडियम बनाने होंगे, हमें पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। और वर्ल्ड कप का मैच अगर इंडिया में होता है तो मैच खत्म होने के बाद उतने $1 मिलियन के बने इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव में होने वाले खर्च का क्या? ये बियर कौन करेगा? हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स, आम आदमी। क्या उन $1 मिलियन जो हम सिर्फ एक स्टेडियम के मेंटेनेंस के लिए खर्च करेंगे, क्या उन पैसों से हम किसी गरीब के शिक्षा में, गरीब की भूख मिटाने में, किसी बेरोजगार के लिए रोजगार का सृजन करने में, क्या हम उन पैसों का निवेश नहीं कर सकते? सोच के बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, क्या भारत को फीफा वर्ल्ड कप को अपने यहां इनवाइट करना चाहिए, या फिर
इस विनर्स कर्स से बचना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हर देश का सपना होता है कि वो फीफा जैसे कोई बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करे, होस्ट करे, लेकिन सच ये है कि फीफा वर्ल्ड कप कोई बहुत बड़ा मेगा स्पोर्ट्स इवेंट है नहीं। दरअसल ये एक लीगल कॉर्पोरेट स्कैम है, जहां मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस, रख रखाव, क्राउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक के सारे खर्च होस्ट नेशन के होंगे। और ब्रॉडकास्टिंग, टीवी राइट्स, टिकट रेवेन्यूज, स्पॉन्सरशिप से आया रेवेन्यू का एक एक पैसा फीफा का होगा। यानी मुनाफा पूरा का पूरा फीफा का और खर्च पूरा का पूरा होस्ट नेशन का। तो ये एक पूरा माया जाल है, पूरा माया जाल, जिसमें कि एक होस्ट नेशन करोड़ों करोड़ों इन्वेस्ट करता है और उसको रिटर्न में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सारा मुनाफा फीफा के पास। 19 जुलाई 2026 को मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जब आप मैच देखेंगे तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं, अब आप मैच देख के चीयर नहीं, फीफा को देख के फियर करेंगे। क्या इंडिया को अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराना चाहिए? क्या इंडिया को होस्ट नेशन बनना चाहिए? ये आप मुझे बताएंगे अपने अनमोल कमेंट से। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, इस तरह के दिलचस्प कंटेंट देखते रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन याद से दबाइएगा, क्योंकि इससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो इकोनॉमिक्स से जुड़ी इसी तरीके की कुछ दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, सौरभ समेत इकोनॉमिस्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद।